नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग को, जिसके बारे में अलग अलग प्रकार से अलग अलग वीडियो हैं। कई भ्रांतियां भी इसमें प्रसिद्ध हैं कि मैंने देखा कई ज्योतिषविद कहते हैं कि ये होता ही नहीं है, कई कहते हैं कि ये होता है तो इस प्रकार से होता है। तो हमारी जो बुक्स हैं, हमारे जो शास्त्र हैं ज्योतिष के, बृहद पराशर होरा शास्त्रा, उसी को हम कह सकते हैं, वही हमारे ज्योतिष का मेन ग्रंथ है, वही हमारे ज्योतिष की भगवद गीता, वही हमारे ज्योतिष का वेद है। तो वो क्या कहते हैं इस मामले में, तो आइए चलते। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको जो हम नई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो आपको साथ के साथ मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। नीच भंग राजयोग जो सबसे प्रसिद्ध, सभी व्यक्तियों की कुंडली में कहीं ना कहीं 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, कई बार तो और भी ज़्यादा ग्रह नीच के देखे जाते हैं। तो वो नीच का प्रभाव देंगे भी या नहीं देंगे, तो देखिए सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी बात जो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, कई बार कहा गया है कि कोई भी ग्रह, चाहे वो कितना ही खराब हो, कितना ही अच्छा हो, अगर वो केंद्र हाउसेस में आता है तो उसके प्रभाव को बढ़ा हुआ माना जाता है। यानी अगर जैसे हमारी कैपिटल की बात करते हैं, कुछ बुरा काम होगा तो भी कैपिटल में ज़्यादा दिखाई देगा, अच्छा काम होगा तो भी कैपिटल में ज़्यादा दिखाई देगा। तो इनफैक्ट वो अगर यश चाहता है तो उसको यहाँ आना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत मेहनत करवाता है। ये साफ साफ बता रहा हूँ कि केंद्र हाउसेस आपको चुपचाप नहीं बैठने देंगे। आप चाहते कि मेरा जीवन एक 9 to 5 वाली जॉब हो मेरे पास और मुझे फालतू समाज से कोई मतलब नहीं है, तो अगर कोई आपकी ऐसी आकांक्षा है तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता है अगर आपके केंद्र हाउसेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रह बैठे हैं। तो आप इसको, कई लोग पॉजिटिवली दे रहे होंगे, कई लोग इसको नेगेटिवली भी देख रहे होंगे कि नहीं यार, मुझे तो फालतू में बेमतलब का क्यों किसी के साथ ज़्यादा वो करना है, मुझे तो बस अपना पैसे मिल जाएं जीवन में और अकेले एकांत में रह जाऊं। कई लोग ऐसा जीवन भी पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए राजयोग ज़्यादा कारगर नहीं माना जा सकता, वो तो धनयोग के लिए ही कारगर जीवन स्वीकार करते हैं। तो याद रखिएगा, जो राजयोग बन रहे हैं उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी, आपको पहले बात समझनी होगी, केंद्र हाउसेस की। किसी भी तरह से कोई बुरा प्रभाव बनाने वाले, अच्छा प्रभाव, कोई भी ग्रह अगर उसको केंद्र में योग बनाते हैं तो वो केंद्र में बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं। क्लियर होगा? और इतने बली हो जाते हैं कि सब ग्रह नीच के होकर भी एक दूसरे के प्रभाव को काटने की ताकत रखते हैं। देखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास किया। देखिए, मेष लग्न जो काल पुरुष की कुंडली, उसका चार्ट है ये। तो मेष लग्न में 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 12 लग्न या 12 राशियां ऐसे लगाई हैं। इसमें शनि पहले ही घर में नीच के होके बैठे हैं। आपको पता है शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं, चौथे घर में चंद्रमा स्वग्रही हैं, मंगल यहाँ पर नीच के हो जाते हैं कर्क राशि में। उसके बाद 7वें घर में या 7वीं राशि कौन से, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, और 10वीं राशि मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 4 ग्रह नीच के बैठे हैं, फिर भी इनका दोष जो है वो दूर हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है ये लग्न और चंद्र राशि से केंद्र में आ रहे हैं। बहुत 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 पावरफुल माना जाता है। इसीलिए बार बार जब कभी भी बात होती है, मतलब आप देख रहे होंगे शुरुआत में जब हम बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ रहे थे या कोई बात चल रही थी, तो बार बार कहीं ना कहीं किनारे में लिखा होता था कि केंद्र में ग्रह ज्यादा बली होता, केंद्र में ग्रह ज्यादा बली होता। तब हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम कंक्लूजन की तरफ पहुंचे किसी योग के, तब समझ में आया वो केंद्र को इतने इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा था। यानी कोई ग्रह अब यहां पर अपने नीच प्रभाव से भी मुक्त हो गया और इसकी दृष्टि, जो 7वीं दृष्टि है, वो भी उच्च की होगी। तो एक प्रकार से देखा जाए, नीच भंग कई मामले में उच्च से भी बढ़िया काम कर रहा है कुछ केसेस में। ध्यान रखिए जरा, जैसे सूर्य है, सूर्य अपनी उच्च दृष्टि डाल रहा है मेष राशि में, जबकि यहाँ ये नीच की राशि में बैठा है। इसी प्रकार से शनि अपनी उच्च की दृष्टि डाल रहा है अपनी से 7वीं में आपको पता है सभी ग्रह दृष्टि डालते हैं, पूर्ण दृष्टि डालते हैं। गुरु अपनी उच्च दृष्टि डाल रहा है कर्क राशि में, जहां वो बैठा वो नीच का है। अगर वो नीच किसी तरह से बैलेंस हो जाए या नीच भंग हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि मकर राशि भी बैलेंस हो गई और कर्क राशि भी बैलेंस हो गई। इसी प्रकार से तुला राशि भी बैलेंस हो गई और मेष राशि बैलेंस हो गई। तो याद रखिएगा, किसी भी कुंडली के केंद्र हाउसेस में वो ताकत है। क्लियर? तो अब देखिए ये ताकत हम कैसे जाने नीच भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे गुरु जो है, क्लियर, हालांकि इसको सिलसिलेवार ढंग से लिखते हैं कई लोग। हम मोटे मोटे आपको इस प्रकार से नियम समझा देते हैं कि वो होगा तो बस नीच भंग है। अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है, जैसे गुरु नीच का बैठा है, तो देखिए जरा,
गुरु किस राशि में उच्च के होते हैं? गुरु होते हैं कर्क राशि में उच्च के। क्लियर हो गया? तो चंद्रमा, क्लियर हो गया? तो कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। क्लियर? अगर गुरु, क्लियर, अगर गुरु नीच के हो जाते हैं, इनका स्वामी लग्न से केंद्र में आ जाए या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, तो चंद्रमा तो स्वयं इसकी उच्च राशि का स्वामी है। क्लियर हो गया? तो नीच भंग हो रहा है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा है इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि हमें समझना ही है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, क्लियर हो गया, तो वो ग्रह किसी ना किसी उच्च राशि में भी होता होगा। तो गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में। पहले ये जानिए कि गुरु कहां उच्च राशि के होते हैं। अब कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा केंद्र से लग्न से केंद्र में हो, या चंद्रमा से कोई ग्रह केंद्र में, यानी यहां पर इसको एक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है, स्पेशली गुरु के केस में, कि अगर गुरु का नीच होगा और सिर्फ चंद्रमा केंद्र में आ जाए तो वो नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि चंद्र राशि से ही तो उसके उच्च ग्रह को देखा जाएगा। अब स्वयं ही गुरु की उच्च राशि का स्वामी चंद्रमा है। मेरी बात समझ में आ रही है? लग्न से भी और चंद्र से भी अगर कोई नीच भंग होता है तो प्रबल राजयोग कारक माना जाता है। यानी नीच भंग को तो उसने काट ही दिया, इसके अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट दिए जा रहा है। तो यह बात याद रखिएगा, किसी भी कुंडली को आप देखें, अगर उसका चंद्रमा केंद्र में आ रहा है और लग्नाधिपति भी केंद्र में आ रहा है, तो वो इसीलिए बहुत ज्यादा पावरफुल कुंडली हो जाती है। अगर आप इस कुंडली को देखें तो देखिए, इसका लग्नाधिपति, उसका राशि अधिपति दोनों ही केंद्र में है, तो ये बहुत पावरफुल कुंडली है। क्लियर हो गया? यानी इसका प्रभाव उसके मरने के बाद भी संसार में रहेगा। क्लियर हो गया? ये बात याद रखिएगा। इस प्रकार की कुंडलियां बड़ी, और लेकिन शुरुआत कैसी होगी? शून्य से, क्योंकि सभी ग्रह नीच के यहां दिखाई दे रहे हैं आपको। शनि नीच का है, शुरुआत हुई एकदम, मतलब क्या, कैसे बताऊं, महादेव ही रक्षा करते हैं तो ये बालक बच पाते हैं, नहीं तो बचना भी इनका असंभव सा प्रतीत होता है। आप समझ रहे हैं कि कल, आज जो हमने अन्न खाया है, कल के अन्न की भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। फिर भी अगर वो जीवन का शुरुआती समय बिता लें तो फिर वो समाज में एक उदित सूर्य की तरह ऐसा तेजोमय प्रतीत होता है कि इसके आसपास दूसरे ग्रह निस्तेज हो जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप लोगों ने देखे, बाद में निखर कर आए, उनकी कुंडली में नीच भंग जरूर देखा जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको बात समझ, जैसे सूर्य है, सूर्य किस राशि, इनके किस राशि में आप देखते हैं नीच के होते हैं? क्लियर? ये मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। तो अगर मेष राशि में उच्च के होते हैं तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल अगर चंद्रमा से केंद्र में आ गया तो सूर्य का नीच भंग हो गया। मंगल चंद्रमा से भी केंद्र में आ रहा है और लग्न से भी केंद्र में आ रहा है। केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10। क्लियर हो रहा है? भावों की बात कर रहे हैं, अभी राशि की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा समझिएगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, हमें कमेंट करिए, हम उस पर फिर से विचार करके आपको अलग ढंग से, एक सिंपल वे से और समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तो ये मानकर चल रहा हूं मैं कि वो लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो शुरुआत से लेकर एंड तक यहां तक पहुंचे हैं, बिकॉज हमने स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज समझाने का प्रयास किया। इन बिटवीन अगर आपने वीडियो देखा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना ही समझाना चाहूंगा मैं कि लग्न का मतलब पहला भाव, राशि से कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूं केंद्र हाउसेस, तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, नॉट राशि। क्लियर हो गया? तो यहां कोई भी, मान लीजिए यहां 3 आएगा तो ये क्या लग्न बन जाएगा, केंद्र हाउस में माना जाएगा। 3, 4, 5, 6, यानी ये अगेन एक केंद्र हाउस माना जाएगा। 6 के बाद 7, 8, 9, ये भी केंद्र हाउस माना जाएगा। तो केंद्र हाउसेस की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल कंक्लूड करें तो चंद्रमा से, लग्न से जो ग्रह नीच का है, अगर उसका उच्च ग्रह, यानी जिस राशि में उच्च के होते हैं वो, क्लियर हो गया, यानी इसके डिपॉजिटर्स जिसमें वो बैठा है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जिसमें ये उच्च का होता है वो ग्रह है, जिसमें नीच का होकर बैठा है, यानी जैसे इसका स्वामी कौन है? शनि। अगर शनि भी चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में आ जाए तो भी इसका नीच भंग हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप, शनि केंद्र में आ गया, नीच भंग हो गया। चाहे शनि स्वयं भी नीच का होकर पड़ा है, लेकिन इसने गुरु का नीच भंग कर दिया।
क्लियर। अब इसमें एक नियम और भी है, कोई ग्रह अगर नीच का होकर मान लीजिए केंद्र के अतिरिक्त कहीं और बैठा हुआ है, अभी तो हमने केंद्र की बात कर ली, केंद्र के अलावा कहीं और बैठा है, मान लीजिए यही राशि यहां पड़ जाती, तो फिर हम क्या देखते हैं, गुरु का उच्च राशि कौन सी है, कर्क, गुरु की नीच राशि कौन सी है, मकर। इन दोनों के स्वामी कौन है, मकर का स्वामी शनि और इसका स्वामी कर्क का चंद्रमा। अगर ये दोनों नीच और उच्च के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो जाए तो अभी भी नीच भंग हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई। लग्न से नीच व उच्च राशि का स्वामी, देखो इसकी चंद्रमा से पुष्टि होने पर यह प्रबल योग राजयोग बन जाता है। क्लियर हो गया। यानी अगर यही लग्न से नीच व उच्च की राशि के स्वामी आ रहे हैं केंद्र में, इसी प्रकार से ये चंद्रमा से भी उसका नीच और उच्च राशि का स्वामी केंद्र में आ रहा है। अगर दोनों आ रहे हैं तो बहुत पावरफुल है। और अगर नीच व उच्च, किसी भी नीच व उच्च राशि के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में आ जाए, यानी 1 4 7 10 भाव में आ जाए, तो भी नीच भंग हो जाता है। यानी दृष्टि कमाल कर रही है यहां पर। क्लियर हो गया। और आपको पता है पूर्ण दृष्टि यहां पर भी कई मायने में, जब हम नीच भंग देखते हैं तो कई तुलनात्मक दृष्टियां हैं यहां पर, 1 B C D, ऐसा यहां रखना है बिल्कुल, क्योंकि 7वीं दृष्टि पूर्ण होती है। तो अगर इस प्रकार से अब देख रहे हैं यहां पर एक और भी नीच भंग तो हो रहा है, या परिवर्तन राजयोग भी आ रहा है। सूर्य बैठे हैं शनि की उच्च, परिवर्तन राजयोग तब आएगा जब सूर्य बैठ जाएंगे शनि के घर में और शनि बैठ जाएंगे सूर्य के घर में, तो परिवर्तन राजयोग। लेकिन अभी एक दूसरे की 7वीं दृष्टि प्रबल राजयोग कारण बन रही है, क्योंकि वो केंद्र में एक दूसरे, देखिए शनि यहां नीच के हैं, सूर्य यहां नीच के हैं, दोनों एक दूसरे से केंद्र में भी हैं और लग्न से भी वो केंद्र में आ रहे हैं, तो प्रबल राजयोग कारक। तो पुष्टि करें, जरा समझिए जरा बात को। परिवर्तन राजयोग भी कई दफा नीच भंग को दूर कर देता है। क्लियर होगा। परिवर्तन राजयोग का मतलब मैं उसके घर में बैठा हूं, वो मेरे घर में बैठा है। क्लियर। तो इस प्रकार से भी परिवर्तन राजयोग कई नीच भंग कर देता है। अभी यहां पर क्या क्या हमने सीखा, लग्न से किसी भी नीच जो ग्रह, माने जो जैसे गुरु को नीच माना जा रहा है, तो इसका डिपॉजिटर यानी इस राशि का स्वामी अगर लग्न से केंद्र में आ जाए, जैसे पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें में या 10वें भाव में आ जाए, या इसकी उच्च राशि का स्वामी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए। क्लियर हो गया। और तीसरा क्या है, दोनों ही नीच और उच्च राशि के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में आ जाए। तो ये मुख्य रूप से 3 नियम हैं, और अगर ये नियम आप देख लेते हैं तो राजभंग समझ में आ जाएगा। और किसी कुंडली में अगर ये तीनों ही एप्लीकेबल है, एक्सेलेंट, आप इसका ग्लो संसार में देखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है। कई ज्योतिषियों को मैंने कहते सुना कि कुछ नहीं होता है, ये नीच आ गया तो आ गया। देखिए, बात अगर आपके मन की करनी हो तो मन तो कुछ भी कर सकता है। आपने सुना होगा फ्रेज, दिल है कि मानता नहीं, बट यहाँ पर हमें दिल या मन की बात नहीं करनी है। हमारे एंशिएंट बुक में जो लिखा है हम उसके हिसाब से चलेंगे या आपके मन के हिसाब से चलेंगे। वो बुक साफ साफ कह रही है और बाकायदा ये देखा गया है। तो आप कौन होते हैं इस नियम को ओवर रूट करने वाले। कहता है जी नीच का जो ग्रह है वो तो नीच का फल हमेशा देगा ही देगा। जब वो साफ साफ कह रहा है कि चंद्रमा से, लग्न से या एक दूसरे के नीच और उच्च से वो कट जाता है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं इस प्रकार के कोई टेक्स्ट आपने किसी की बनाई हुई बुक में देखे हैं जो ओरिजिनल या एंशिएंट बुक से जिसका कोई सरोकार नहीं है, तो उसको आप पेज को फाड़ के फेंक दीजिएगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार की कोई बुक आपको हम रेकमेंड नहीं करेंगे, ना आपको पढ़नी चाहिए। क्लियर हो गया। जैसे कई मैंने सुना, यूट्यूब पर भी सुना मैंने कई ज्योतिषियों को कहते हुए कि नीच भंग राजयोग नाम का कोई योग ही नहीं है। तो उनकी बुद्धि में मुझे कभी कभी संदेह होता है कि वो एक साधारण व्यक्तित्व हैं भी या नहीं है। ज्योतिषी तो बहुत बाद में देखेंगे उनको। अभी बात कर लेते हैं विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग, देखिए हम आपके दिमाग में ये ना आए कि हमने जितनी भी कुंडलियां ली हैं मेष लग्न की क्यों ली हैं, कर्क की क्यों नहीं ली। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं, जब गणना करते हैं तो आसानी से
काल पुरुष की कुंडली समझ में आती है सबको, तो इसलिए हमने मेष लग्न लिया है। और मेष लग्न में अभी हम विपरीत राजयोग समझना चाहते हैं क्या कहता है। तो विपरीत राजयोग को हम 3 प्रकार से देखते हैं। एक होता है हर्ष योग, याद रखिएगा विपरीत राजयोग के 3 प्रकार हैं। एक हर्ष, क्लियर हो गया, दूसरा है सरल और तीसरा है विमल। ये किसके प्रकार लिखे हमने? विपरीत राजयोग के, इसको देखिए सिंपल लिख लीजिए, 6th, 8th और 12th। विपरीत या राजयोग 3 प्रकार से बनते हैं। देखिए 6, 8, 12 जो हाउसेस हैं आपको पता है वो प्रायः उनको अशुभ माना जाता है, या ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर एक दूसरे के स्वामी ये बैठ जाए एक दूसरे के घर में, तो ये विपरीत राजयोग पैदा करता है। अब स्वग्रही होने की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्लियर हो गया। जो सडन चेंज आता है, जो भी सडन चेंज होता है ना, उसी में हम कहते हैं हाँ भाई मिठास कब ज़्यादा लगती है, जब पहले आपके जीवन में खटास थी, उसके बाद मिठास ज़्यादा दिखाई देती है। तो एक स्मूथ लाइफ को हम राजयोग से कंपेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। राजयोग जहाँ भी होगा वहाँ पर डाउनफॉल होने के बाद आपको अपराइज मिलता है, प्रायः ये देखा गया है, क्लियर हो गया। तो ये ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है राजयोग का। ये मतलब नहीं आपकी कुंडली में राजयोग बैठे रहिए, नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, तब जाकर ये फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं। जितने भी राजयोग हैं, कई प्रकार के योग हैं। देखिए बात करते हैं अब 6 to 5 वाली या 9 to 5 वाली जॉब प्रोफाइल की। प्रायः इस प्रकार की जॉब में जहाँ आपको कोई बाधा नहीं है, किसी से कोई ज़्यादा मिलना जुलना, मतलब ज़्यादा नए आपको आइडिया नहीं चाहिए, खुद ही लोग पसंद करते हैं अगर कोई ऐसा जीवन। तो आपके जीवन में आपने अगर ज़्यादा एफर्ट नहीं किए तो आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला भी नहीं है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपने उस जॉब प्रोफाइल के साथ साथ और भी कई चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए हैं, जहां आपको डेली लाइफ में कुछ नया सीखना पड़ता है, तो ही हम समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई राजयोग, प्रबल राजयोग बन रहा है, क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि विपरीत राजयोग स्वग्रही होने पर नहीं माना जा रहा है। जैसे मान लीजिए 6ठे घर का मालिक अपने घर में बैठा है, इसको विपरीत राजयोग में यह नहीं काउंट किया जा सकता। हो सकता है इस प्लैनेट को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हो, इस प्लैनेट से आप बहुत सुखी भी हों, ये प्लैनेट आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट भी देता हो, या इसकी होरा में अच्छा आप महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि विपरीत राजयोग में आपको सच में राजयोग जैसा रिजल्ट मिले, तो क्या देखना है इसमें? 6, 8, 12 एक दूसरे से इंटरचेंज। जैसे यहां पर 6ठा भाव या 6ठी राशि क्या है? कन्या राशि। इसका स्वामी बुध मान लीजिए 8वें में बैठे हैं, या बुध बैठे हैं 12वें भाव में। तो जब 6ठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें में बैठा है, क्लियर हो गया, तो उसको हर्ष राजयोग माना जाता है, क्लियर हो गया। इस विपरीत राजयोग को हर्ष विपरीत राजयोग माना जाएगा जब 6ठे भाव का मालिक 8वें या 12वें में बैठा है। 6ठे भाव का स्वामी कौन है? बुध, 8वें या 12वें में बैठा है। अब सरल राजयोग में मैंने लिखा 8th, 8वें घर का मालिक कौन है फिलहाल कालपुरुष की कुंडली में? जैसे वृश्चिक राशि है तो मंगल। अब मंगल बैठे हैं कन्या राशि में या मीन राशि में। अगेन ये विपरीत राजयोग है, सरल विपरीत राजयोग। अगला विपरीत राजयोग विमल राजयोग। 12वें घर का मालिक फिलहाल जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया इसमें कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति बैठे हैं 6ठे या 8वें भाव में, तो ये विपरीत विमल राजयोग माना जाएगा। यानी ये भी आपके जीवन में एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। सडनली आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां, यश आपको दिलाएगा ये, क्लियर। तो ये राजयोग का कमाल होता है। साधारणतः हमने राजयोग निकालना सीख लिया है, राजयोग किस प्रकार से निकालते हैं, लक्ष्मी योग किस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट योग है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बिना इनकी स्टडी करे आपने जो कैलकुलेशन करी हैं वो सब गड़बड़ा जाएंगी, इसीलिए उन कैलकुलेशन में इनको भी आपको शामिल करना ही होगा, तब आपकी प्रेडिक्शन में शार्पनेस आएगी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, क्लियर, जैसे बिगनर लेवल पर हैं, तो आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर दीजिए। कुछ ना कुछ गलतियां कीजिए, कुछ रॉ डाटा लीजिए और कुछ रॉ प्रेडिक्शन कीजिए, क्योंकि अगर गलतियां नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। 100 बात की एक बात, जिस एस्ट्रोलॉजर ने गलतियां नहीं करी वो कभी भी एक बड़ा
एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। क्लियर? जहां तक बात है जो उसने बोला वो ब्रह्म वाक्य हो गया, वो करेक्ट हो गया, वो तो देवताओं के आशीर्वाद से संभव है। हम चाहे कितनी ही किताबें पढ़ लें, बिना गुरु के आशीर्वाद के या बिना तपस्या के हमारी वाणी में इस प्रकार की सिद्धि संभव नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें दोनों चीजें आवश्यक हैं। आप प्रैक्टिस भी खूब करें और अपना जो तेज है उसको भी बढ़ाएं या तप को बढ़ाएं और प्रेडिक्शन करना चालू करें। धीरे 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 आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां का ख्वाब सभी ज्योतिषी लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।